डियर फ्रेंड्स, आज हम अपने कंसिडरेशन को चैप्टर को आगे परस्यू करते हुए ख़त्म करते हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में समझा था कि कंसिडरेशन क्या चीज़ है। हमने सबसे पहले ये भी समझा था कि कंसिडरेशन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द एनफोर्सेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में ये समझा था कि कंसिडरेशन के लिए, वैलिड कंसिडरेशन के लिए असेंशियल्स क्या क्या चीज़ें हैं, उसको हमने डिटेल में समझा था। आज हम उस चैप्टर को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे और हम दो पार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स क्या, वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। मींस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ ऐसी सिचुएशन को एनविसेज कर रहा है जहां कंसिडरेशन नहीं होते हुए भी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल है। और एग्जामिनर इस पे कई बार क्वेश्चन इवेल्यूएट कर चुका है। सीए फाउंडेशन के एग्जाम में इस पे केस स्टडी भी आती है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। इन व्हाट केसेस द एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल इवन इफ देयर इज अ नो कंसिडरेशन। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट जो आ रहा है हमारा, वो क्या आ रहा है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। मतलब ये बुलेट पॉइंट है, इससे आपको याद रहेगा कि हमें पॉइंट्स कैसे याद करने। चार पांच इसमें केसेस है वेयर देर इज, इवन इफ देर इज अ नो कंसिडरेशन, एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आगे लाइन पढ़ते हैं। इफ एग्रीमेंट इज फॉलोइंग फीचर्स बट देर इज अ नो कंसिडरेशन देन एग्रीमेंट इज स्टिल एनफोर्सेबल, अगर इसके अंदर ही सारे पैरामीटर्स प्रेजेंट है। It must be made out of natural love and affection between the parties. Parties must stand in near relation to each other. ये अंग्रेजी आपको फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा। मीन्स द पार्टी मस्ट बी इन अ रिलेशनशिप टू ईच अदर। उसको इंग्लिश में लिखा जा रहा है, पार्टी मस्ट स्टैंड इन नियर रिलेशनशिप टू ईच अदर। दैट एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। इट मस्ट बी रजिस्टर अंडर अ लॉ। इंडिया में एक अलग कानून है जिसके अंडर कुछ एग्रीमेंट को रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट है, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट है। तो उसमें ये लॉ ये कहना चाह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कि वो एग्रीमेंट को आपको लीगली रजिस्टर करना पड़ेगा। देयर आर सर्टेन एग्रीमेंट्स जिसको रजिस्टर नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी बच्चे से पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट करा, एग्रीमेंट करा, तो एज पर लॉ दिस एग्रीमेंट नीड नॉट बी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ। बट देयर आर सर्टेन अदर एग्रीमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, रेंट एग्रीमेंट करते हैं 12 महीने से ज़्यादा, तो देर इज़ अ रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर अंडर द लॉ। तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई एग्रीमेंट हो रहा है और उसमें ये चार चीज़ें प्रेजेंट है, देन अगर उस एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है, इवन देन दैट एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल। दोबारा से रीड करता हूँ। इट मस्ट बी आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, पार्टी मस्ट स्टैंड इन नियर रिलेशनशिप टू ईच अदर, इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी रजिस्टर अंडर लॉ। अब इन सब पॉइंट्स को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। अ हस्बैंड बाय अ रजिस्टर एग्रीमेंट प्रॉमिस टू पे हिज अर्निंग्स टू हिज वाइफ, हेल्प दैट एग्रीमेंट दो विदाउट कंसिडरेशन वॉज वैलिड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हस्बैंड बोल रहा है वाइफ को कि भाई मैं आपको अपनी अर्निंग्स दूंगा, बट यहाँ पे वाइफ जो है, वाइफ उस एग्रीमेंट में हस्बैंड को कुछ भी नहीं दे रही है। इन दैट सिचुएशन लॉ ये एनबिसिस कर रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ आर, मतलब ऐसे रीड करते कंडीशंस को, हस्बैंड एंड वाइफ are standing in a relationship to each other. Husband has agreed to give wife earnings out of natural love and affection. The agreement is writing. The agreement has been registered. तो हेंस ये चारों कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड हो रही है। इस सिचुएशन में अगर लेटर ऑन हस्बैंड अपनी वाइफ को अर्निंग्स देने से मना कर देता है, देन दैट एग्रीमेंट बीइंग एनफोर्सेबल, वाइफ कैन गो टू द कोर्ट एंड आस्क थ्रू जज कि भाई मेरे हस्बैंड से मुझे अर्निंग्स दिलाई जाए। आगे बढ़ते। ए आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रॉमिस टू गिव हिज न्यूली वेडिड डॉटर इन लॉ अ गोल्डन नेकलेस वर्थ ₹5 lakh. A made the promise in writing and sign it and register. The agreement is valid. अब यहाँ पे देखिए कि ए और डॉटर इन लॉ मतलब उसकी बहू, उसके बेटे की वाइफ। तो ए और उसकी बेटे की वाइफ में देखा जाए तो कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है। बट यहाँ पे लॉ कहीं भी ब्लड रिलेशन की बात नहीं कर रहा है। लॉ बात कर रहा है आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन एंड पार्टीज मस्ट बी इन नियर रिलेशनशिप टू ईच अदर, नियर रिलेशनशिप टू ईच अदर। तो यहाँ पे बी केस में भी ये चारों पॉइंट मेरे कवर हो रहे हैं। हेंस बी केस में भी जो ए ने डॉटर इन लॉ से एग्रीमेंट करा है, दैट्स बीइंग enforceable even if there is a no consideration going from daughter-in-law to the A. Second, A are not in good terms with his wife B. A agreed to pay 50 lakhs to his wife to live separately.
अब यहाँ पे द एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल, हम मानते हैं ये एग्रीमेंट राइटिंग में भी है सो और रजिस्टर्ड पे हो गया, बट यहाँ पे पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट मिस हो रहा है, इट वॉज नॉट मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, हेंस दिस एग्रीमेंट इज नॉट मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, दिस एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल। तो अगर हम किसी को गिफ्ट देने का एग्रीमेंट करते हैं और उसके अंदर ये चारों पैरामीटर प्रेजेंट है, देन दैट एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल इवन इफ सामने वाले से जिसको हम गिफ्ट दे रहे हैं उससे हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट, compensation for past voluntary service. A promise to compensate wholly or in part a person who has already voluntarily done something for the promiser is enforceable। सेक्शन नहीं रीड कर रहा, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स किसकी, पास्ट वॉलंटरी सर्विस की। हमने कंसिडरेशन की डेफिनेशन में पढ़ा था, कंसिडरेशन कुड बी अ पास्ट कंसिडरेशन। मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था कि ए और बी, ए के घर में फायर हो गई, ए रिक्वेस्टेड बी टू हेल्प इन डाउजिंग दैट फायर, कि भाई मेरी मदद कर दो आग बुझाने में, और बी ने मदद कर दी। से ए ने ये रिक्वेस्ट करी थी 1524 को। आफ्टर 2 मंथ्स ए एग्री करता है बी से कि भाई तुमने मेरी पास्ट में मदद करी थी, अब मैं तुम्हें इसके लिए कंपेंसेट करना चाहता हूँ। अब 30/7 को जो एग्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे ए को कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ बी को मिल रहा है, बट लॉ ये बोल रहा है कि 30/7 का जो एग्रीमेंट हो रहा है बिटवीन ए एंड बी, इट्स अ वैलिड एग्रीमेंट। इसमें कंसिडरेशन ए को पास्ट में मिल चुकी है। यहाँ पे मैं रिपीट दोबारा कर रहा हूँ, ए ने डिजायर की थी, रिक्वेस्ट करा था कि आप मेरे को मदद कर दो, और यहाँ पे हम जो बात करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम बात करना चाह रहे हैं पास्ट वॉलंटरी सर्विस की। इसका मतलब अगर मैं इस एग्जांपल को ऐसे रीड करता हूँ, ए और बी है, ए के घर में आग लग गई और बी ने विदाउट रिक्वेस्ट बाय ए हेल्प ए इन डाउजिंग दैट फायर, फायर बुझाने में उसकी मदद करी। लेटर ऑन ए उसको एग्री करता है बी को कि मैं आपको कंपेंसेट करूंगा। अब दोनों एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में मेजर फर्क क्या है, यहाँ पे ए ने रिक्वेस्ट करी थी तो यहाँ पे बेसिक सारी कंसिडरेशन के एलिमेंट्स प्रेजेंट हो गए, तो हेंस लॉ ने यहाँ पे क्या बोल दिया कि लेटर ऑन ए और बी के एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल। जहाँ पे बी को कंसिडरेशन प्रेजेंटली मिल रही है, 30/7 को मिल रही है, बट ए को पास में मिल चुकी है। इस वाले एग्जाम्पल में जो मैंने लिया है, यहाँ पे ए की डिजायर के बिना बी ने मदद करी है, और लेटर ऑन अगर ए एग्रीमेंट करता है बी को कि आई विल कंपेंसेट, इवन देन दिस लेटर एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बिकॉज इट्स फॉलिंग अंडर एन एक्सेप्शन। इसलिए मैंने यहाँ स्पेसिफिक सेक्शन लिखा है, इस सेक्शन में लॉ लेटर एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी को भी एनफोर्सेबल ट्रीट कर रहा है। इवन पास्ट में जो बी ने मदद करी थी वो ए की डिजायर पे नहीं थी, तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जो पास्ट में मदद की थी वो कंसिडरेशन नहीं थी, बिकॉज कंसिडरेशन के लिए देयर इज एसेंशियल कंडीशन, इट शुड बी एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। तो यहाँ पे इस एक्सेप्शन में इवन अगर पास्ट में किसी ने आपकी मदद करी है और लेटर ऑन आप उसको कंपेंसेट कर रहे हैं, देन दैट इज अ वैलिड एग्रीमेंट, लेटर एग्रीमेंट। तो हम दोबारा से पढ़ते हैं, अ प्रॉमिस टू कंपेंसेट होली और इन पार्ट अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी voluntarily done something for the promiser is enforceable। अब इस चीज के लिए, इस एक्सेप्शन के लिए क्या चीज है, द सर्विस शुड हैव बीन रेंडर voluntarily, say in past, the service must have been rendered for the promiser, the promiser must be in existence at the time when service were rendered, the promiser now must intended to compensate the promisee। तो ये जो कंडीशंस है, एक कंडीशन सिंपली लिख दी है, मॉड्यूल में लिखी थी, तो मैंने समराइज कर दिया है। इसको एग्जांपल नीचे टेकअप करता हूँ, उससे समझाता हूँ। एग्जांपल मैंने नहीं लिया, कोई इशू नहीं है, बट आपको समझ में आ गया होगा कि इसके लिए ज़रूरी क्या है कि किसी ने, बी ने पास्ट में ए की मदद करी है, नाउ ए लेटर ऑन वांट्स टू कंपेंसेट द बी, तो लेटर एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी इज एनफोर्सेबल इवन इफ देयर इज अ नो कंसिडरेशन टू ए। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा।
नेक्स्ट आगे बढ़ते। प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर आपको पॉइंट रीड करता हूँ। ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 20,000 ऑन 1/4/22. A did not claim money for 3 years, say till 31st March 25. As per लिमिटेशन एक्ट, हमारे इंडिया में एक लॉ है जिसका नाम है लिमिटेशन एक्ट। ये मुझे इसका ईयर ध्यान नहीं फ्रेंड्स क्या है। लिमिटेशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि जस्टिस शुड बी गिवन विद इन अ टाइम। तो लिमिटेशन एक्ट ये बता रहा है कि किस किस सिनेरियो में कितने समय तक एग्रीड पार्टी कोर्ट में जा सकती है टू प्रेजेंट देयर ग्रीवेंसेस। यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट में एक चीज पॉइंट है अमंग अदर थिंग्स कि अगर किसी ने माल बेचा है, यहाँ पे एग्जांपल लेते, ए ने बी को गुड्स बेचे, नाउ ए हैज टू रिकवर मनी। नाउ लॉ सेज कि भाई आपको अगर बी पैसे नहीं दे रहा है तो आप हमारे पास कोर्ट में 3 साल तक अंदर आ सकते हो। आफ्टर 3 years हम आपकी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करेंगे। दिस इज अ सिंपल अंडर लिमिटेशन एक्ट। नाउ आप क्या बोल रहे हैं? नाउ एज पर लिमिटेशन एक्ट ए कैन नॉट गो टू द कोर्ट टू एनफोर्स रिकवरी ऑफ मनी एंड दिस इज कॉल्ड अवर टाइम बार डेट। टाइम बार डेट का मतलब कि उस एक टाइम के बाद आप अपने डेट को लीगली एनफोर्स नहीं कर सकते हो। नाउ सपोज ऑन 10/4/25 बी प्रॉमिस टू पे टू ए 20,000। अब बी अपने आप प्रॉमिस कर रहा है, हो सकता है बी को कुछ ए से सामान और लेना हो, तो किसी कारणवश बी कहता है प्रॉमिस टू ए 20,000। This is a new agreement between A and B where A will get 20,000 but B will not be getting anything. Now the question arises, क्या ये जो एग्रीमेंट 10/4/25 को B और A के बीच में हुआ है ये एनफोर्सेबल है? क्योंकि यहाँ पे A को तो पैसे मिल रहे हैं फ्रेंड्स बट B को कुछ नहीं मिल रहा है। Now as per ICA Indian Contract Act, this new agreement between A and B is enforceable even though there is a no consideration for B in this agreement because law का ये मानना है कि B को पास्ट में गुड्स मिल चुके हैं। तो दिस इज कॉल्ड प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। अब इसको रीड करते हैं। वेयर प्रॉमिस इन राइटिंग इज मेड बाय अ पर्सन और बाय हिज एजेंट is the promise in writing is made to pay a debt barred by limitation. That promise is valid even there is a no consideration. मैंने लैंग्वेज थोड़ी सी आपको टिपिकल लिख रही है। मैं अपने स्टूडेंट्स को एक एडवाइस देता हूँ कि आप पॉइंट्स याद करना, कोशिश करना लैंग्वेज को लिखने की, और अगर किसी कारणवश आप लैंग्वेज नहीं लिख पा रहे हो तो आप एग्जाम में उसको अलॉन्ग दिस एग्जाम्पल से भी समझा सकते हो। बिकॉज व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज कि एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि बच्चे को प्रोविजन पता है बट अभी ड्राफ्टिंग नहीं कर पा रहा है। तो हम दोबारा से रीड क्या कर रहे हैं? फिर प्रॉमिस इन राइटिंग इज मेड बाय अ पर्सन टू पे टाइम बार डेट, इट्स वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। सिंपल सी लैंग्वेज है, तो अगर आपको याद होती है इट्स वेल एंड गुड, नहीं भी होती है तो यू कैन मिस अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल को एग्जाम में आप कोट कर सकते हैं। तो हमने अभी क्या पढ़े? 3 केसेस करे कि 3 केसेस में जहां पे कंसिडरेशन नहीं होते हुए भी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, कंपनसेशन फॉर पास वॉलंटरी सर्विस एंड योर प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। नाउ आगे बढ़ते हैं। एजेंसी। अब हमारे चैप्टर हमारे कोर्स में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एजेंसी का चैप्टर है जहाँ पे स्पेसिफिक लिख रहा है नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एजेंसी। इस पॉइंट को मैं अभी डेलिब्रेट नहीं कर रहा हूँ, ये एग्जाम समझा नहीं रहा हूँ। कारण क्या है, जब एजेंसी का चैप्टर करेंगे तो जहाँ पे आप वहाँ पे आपको आ जाएगा। बट अगर एग्जाम में आपको आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन कि नरेट इन व्हाट केसेस एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल इवन इफ विदाउट देयर इज अ कंसिडरेशन, तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहे हैं फ्रेंड्स, completed gifts. In case of completed gift, the rule no consideration no contract does not apply. इसका मतलब ए और बी दो बंदे, ए ने बी को गिफ्ट कर दिया, एग्रीमेंट नहीं करा, ए ने बी को गिफ्ट कर दिए से 10,000 रुपीज। नौ लॉ ये सिंपल कहना चाह रहा है
कि ए ने जो बी को गिफ्ट कर दिए, यहाँ पे ये इनका गिफ्ट के बाद लेटर ऑन ए नहीं बोल सकता कुछ कि भाई ये एग्रीमेंट मेरे और इसके बीच में एनफोर्सेबल नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। तो लॉ ने सिंपल बोला है इन केस ऑफ कंप्लीटेड गिफ्ट्स। कंप्लीटेड गिफ्ट्स का मतलब जहाँ पे गिफ्ट्स दे चुके हैं, द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अप्लाई। अब आगे पढ़ते हैं दोस्त, चैरिटी। इफ अ promisee undertakes the liability on the promise of person to contribute to charity, there will the contract shall be valid। ये लाइन पढ़ के आपको क्लैरिटी नहीं आ रही होगी, मैं एग्जांपल देता हूँ। मिस्टर जी प्रॉमिस मिस्टर के द सेक्रेटरी ऑफ कमिटी ऑफ टेम्पल टू डोनेट 1 लाख फॉर रेनोवेशन ऑफ दैट टेम्पल। अगर यहाँ पे देखो तो जी ने मिस टेम्पल कमिटी को सिर्फ प्रॉमिस करा है कि मैं 1 लाख रुपए डोनेट करूंगा फॉर रेनोवेशन ऑफ टेम्पल। यहाँ पे टेम्पल कमिटी को तो पैसे मिल रहे हैं फ्रेंड्स, बट जी को इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इतने एग्रीमेंट में दिस एग्रीमेंट सीम्स नॉट टू बी एनफोर्सेबल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंसिडरेशन। ऑन द फेथ ऑफ प्रॉमिस सेक्रेटरी हैज इंकर्ड सम कॉस्ट फॉर रेनोवेशन। अब जी ने जो प्रॉमिस करा था उसके बेसिस पे सेक्रेटरी ने कुछ रेनोवेशन का काम शुरू करा दिया। नाउ सेक्रेटरी कैन क्लेम फ्रॉम मिस्टर जी इवन द कॉन्ट्रैक्ट वाज विदाउट कंसिडरेशन। यहाँ पे अगर अपन बात करें, एक लाइन लिख रहा हूँ आपके लिए, मैं मिस कर रहा हूँ, लिखता नहीं है। प्रिंसिपल अगर एक लाइन लिखता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ एक चीज नेचुरल जस्टिस मीन्स यहाँ पे जी के प्रॉमिस के बेसिस पे के ने लाइबिलिटी इंकर कर दी है। नाउ इफ लेटर ऑन जी रिफ्यूज नॉट टू कंट्रीब्यूट देन के हैज अ राइट टू गो टू द कोर्ट कि भाई जी को बोला जाए मुझे पैसे दिए जाए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लाइन कैसे रीड कर रहे हैं, इफ अ प्रॉमिसी अंडरटेक्स द लाइबिलिटी on the promise of person to contribute to charity the contract shall be valid। इवन अगर जो डोनेटर जो डोनेट कर रहा है, डोनर है, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, इवन देन लॉ सेज इन दिस सिचुएशन the agreement is enforceable valid even if there is a no consideration to the donor। तो ये 6 पॉइंट दोस्त केस बन रहे हैं जहाँ पे हम लोगों ने बोला है कि अगर हमारे एग्रीमेंट में कंसिडरेशन का एलिमेंट मिस हो रहा है, इवन देन इन दैट सिचुएशन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल। तो हमारे यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स हमने करा था कि कंसिडरेशन क्या चीज होती है, कंसिडरेशन वैलिड कंसिडरेशन के लिए क्या क्या असेंशियल है। आज हमने करा फ्रेंड्स क्या चीज कि कंसिडरेशन ना होते हुए भी मींस इन व्हाट केसेस लॉ प्रिस्क्राइब द वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन के चैप्टर में जो आखिरी टॉपिक बचा है वो ये है suit by a party to the contract। ये मैं आपको समझाता हूँ अभी आपको। As a general rule, stranger to the contract cannot sue the parties to the contract। For example, A agreed to sell car to B. Later on, A did not sell car to B। In this scenario, C, a stranger to the contract, cannot sue A for the delivery of car to the B। And this thing, a stranger to the contract cannot sue, stranger to the contract cannot sue is also known as the doctrine of privity of a कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमारा एक रूल है, डॉक्ट्रिन का मतलब रूल, प्रिविटी मतलब प्राइवेट। तो सिंपल रूल क्या है, अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, ये आपको समझ में आ गया। बट अंडर लॉ देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस वेयर बाय स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। अभी आपके माइंड में पॉइंट आ रहा होगा सर ये क्या नई चीज आ गई, हम कंसिडरेशन पढ़ रहे थे समझ में आ गया, ये बिल्कुल कंसिडरेशन से अलग चीज हटके आ रही है। फ्रेंड्स बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, ये बिल्कुल हटके आ रही है, बट मॉड्यूल में इसको कंसिडरेशन के चैप्टर में कैप्चर करा हुआ है, हेंस मैं इसको कैप्चर कर रहा हूँ। बट इट्स अ गुड थिंग, दो इट्स नॉट रिलेटेड टू कंसिडरेशन बट समहाउ इट्स अ गुड थिंग। और लॉजिकल एग्जाम्पल जो आपको मैंने बताया, इस एग्जाम्पल से आप अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई एग्रीमेंट ए और बी के बीच में हुआ है, भाई इसमें सी कहाँ से आ रहा है, और लॉ इसी चीज को रिकॉग्नाइज कर रहा है। बट यहाँ पे हम क्या पढ़ना जा रहे हैं, इन सर्टेन केसेस अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन sue द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। वो केसेस कौन से फ्रेंड्स, आगे आप पढ़ते हैं ना। इन केस ऑफ अ ट्रस्ट a beneficiary can enforce his right under the trust
तो ही वॉज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सेटलर एंड ट्रस्टी। मैंने यहाँ पे इस एग्रीमेंट में तीन वर्ड इंट्रोड्यूस करे हैं, सेटलर, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। ए ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट को भी हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सेटलर। ए ने एक ट्रस्ट बनाया, उसने बी को ट्रस्टी अपॉइंट करा, जिसमें उसने बोला कि भाई आप 10,000 रुपये हर मंथ सी बेनिफिशियरी को दोगे आउट ऑफ 10 लाख रुपीज गिवन बाय ए टू बी। ए ने यहाँ पे क्या बनाया, ए को हम क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, सेटलर। बी को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रस्टी। बी ने, ए और बी ने एक एग्रीमेंट करा, उसमें ये बोला कि ए कि भाई मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ प्रोवाइडेड आप यहाँ पे सी जो बेनिफिशियरी है उसको आप हर महीने 10,000 रुपये देंगे। नाउ एग्रीमेंट इज बिटवीन ए एंड बी बट सी इज अ बेनिफिशियरी। अब लॉ क्या कहता है, इफ बी फेल्स टू मेक payment to C, then C can sue the B for non-payment of 10,000 per month. एग्रीमेंट यहाँ पे ए और बी के बीच में हुआ है। सी इज ऑल टूगेदर अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, बट लेटर ऑन अगर सी को यहाँ पे पैसा नहीं मिलता है तो लॉ एनवी सेज C can sue the B even if he is a stranger to the contract, and this is the first exception, a stranger to the contract, that's a doctrine of privity of contract exception. In case of a trust, a beneficiary can sue the party to the contract, or in this case में a beneficiary can sue the trustee. सेम लॉजिक पे आ रहा है फ्रेंड्स इन केस ऑफ अ फैमिली सेटलमेंट। सेम लॉजिक पे एग्जांपल से आपको पॉइंट जल्दी समझ में आएगा। टू ब्रदर एक्स एंड वाई एग्रीड टू पे अलाउंस ऑफ 20,000 टू मदर ऑन पार्टीशन ऑफ अ जॉइंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी थी, ज्वाइंट प्रॉपर्टी थी कुछ, उसमें उन लोगों ने फैमिली सेटलमेंट करी, कुछ प्रॉपर्टी एक्स ले रहा है, कुछ प्रॉपर्टी वाई ले रहा है, और उनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है कि वो अपनी मदर को 20,000 रुपये पर मंथ देंगे। 20,000 रुपये लेगा पर मंथ, जो 20,000 रुपये देंगे। बट लेटर दे डिनाइड टू अबाइड बाय इट। अबाइड का मतलब लेटर उन्होंने अपनी इस कमिटमेंट को ऑनर नहीं करा। हेंस मदर दो ऑल्दो अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट can require their son for such allowance in the court of law। यहाँ पे जो फैमिली सेटलमेंट हुई है फ्रेंड्स वो हुई है फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई के बीच में। मदर जो है ही इज ओनली अ गेटिंग अ मनी इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई। तो मदर जो है ही शी इज अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर मदर को फ्यूचर में एक्स और वाई पैसा नहीं देते हैं देन मदर कैन स्यू आइदर एक्स और वाई। सेम लॉजिक पे यहीं पे जो इन केस ऑफ ट्रस्ट है जहाँ पे बेनिफिशियरी को एक लॉ पावर दे रहा है कि आप ओरिजिनली दो पार्टी के एग्रीमेंट में पार्टी नहीं थे बट आपके पास राइट है कि आप उसमें से एक पार्टी को स्यू कर सकते हो। सेम थीम यहाँ पे फैमिली सेटलमेंट में आ रही है। इसको रीड करते हैं। इफ टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट आर रिड्यूस्ड इनटू द राइटिंग, the member of the family who originally had not been a parties to the settlement may enforce the agreement. If the terms of settlement are reduced in writing, the members of the family who had not been a parties to that settlement may enforce the agreement. मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूँ, if you find a difficulty in राइटिंग इन मेमोराइजिंग दिस लैंग्वेज तो आप एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं। बट सजेशन मेरा यही रहता है फ्रेंड्स कि ग्रेजुअली यू ट्राई टू लर्न दिस लैंग्वेज बिकॉज दिस इज द वे आपकी लीगल लैंग्वेज डेवलप होगी। एंड बीइंग अ प्रोफेशनल लीगल लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस है इन रियल वर्ल्ड में जब आप किसी से कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे। यहाँ पे पढ़ते हैं इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल समझाता हूँ। मिस्टर अंकित शर्मा assign his insurance policy to his son. Now son can claim even if he is not a party to the contract. मैं एक से लेता हूँ, आपको एग्जांपल समझाता हूँ। और से ए ने लोन लिया अगेंस्ट प्रॉपर्टी फ्रॉम एसबीआई। एसबीआई ने बोला कि आप इस प्रॉपर्टी का क्या कराओ, इंश्योरेंस कराओ, क्योंकि प्रॉपर्टी हमने बैंक को मॉर्गेज कर दिया है। अब इस केस में ए ने क्या करा, इंश्योरेंस तो करा लिया
बट इसमें ये इंश्योरेंस पॉलिसी में असाइन किसके नाम में कर दी, यहाँ पे वर्ड मैं लिख रहा हूँ असाइन, असाइन किसके नाम में कर दी, बैंक के नाम में, क्योंकि अभी बैंक का लोन ऑपरेशनल है। नाउ लेटर ऑन अगर प्रॉपर्टी में कुछ इश्यू होता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, डैमेज होती है, इंश्योरेंस क्लेम अराइज होता है, देन एसबीआई कैन गो टू द इंश्योरेंस कंपनी, कैन गो टू द कोर्ट, साहब ये पैसा आप मुझे दो। जहाँ इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट ए और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में हुआ है। SBI इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड इंश्योरेंस कंपनी। बट अगेन क्योंकि यहाँ पे SBI को बेनिफिट मिल रहा है, तो सेम लॉजिक पे यहाँ पे जो हमने ऊपर लॉजिक करे, देखिए इसमें भी बेनिफिशियरी को राइट दिया है, यहाँ भी इनडायरेक्टली एक बेनिफिशियरी को राइट दिया है, यहाँ भी बैंक इज अ बेनिफिशियरी उसको राइट दिया है। तो ए और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें बैंक को राइट दिया है, तो बैंक कैन गो टू द कोर्ट अगर उस इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ इशू होता है, उससे कुछ बेनिफिट लेना है। तो वेयर, अब रीड क्या कर रहे हैं, वेयर बेनिफिट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन असाइन, द असाइनी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, बस बट सच, ये आप रहने दीजिए, अभी इसका इतना जरूरत नहीं है पढ़ने की, ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट where the benefit under contract has been assigned, the assignee can enforce the contract. एक्नॉलेजमेंट ऑफ एस्टॉपल, अभी मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, लेटर हम कभी पढ़ेंगे, दोबारा से रिवाइज करेंगे, बिकॉज अभी बिल्कुल आप इनिशियल स्टेज में इतना ये एस्टॉपल ये वर्ड अभी आप अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। आगे पढ़ेंगे, पार्टनरशिप पढ़ेंगे, जब कभी रिवीजन मोड में आएंगे तब आप पॉइंट को दोबारा से अप्रिशिएट कर लेंगे। आगे पढ़ते, इन केस ऑफ कोविनेंट, कोविनेंट जो होता है, हम एक सिंपल अगर इसकी बात बोले कंडीशन, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, मैं अपने नोट्स में इन केस ऑफ कंडीशन रनिंग विद द लैंड लिख सकता था, मैंने डेलिबरेटली वर्ड लिखा है कोविनेंट, बिकॉज दिस इज द वे आपकी लीगल वोकेबलरी डेवलप होगी। इन केस ऑफ कोविनेंट रनिंग विद द लैंड, अब यहाँ पे ये पैरा रीड करने से पहले मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। वन ओनर ऑफ द लैंड हैविंग टू लैंड adjacent to each other. One was agricultural land. He sold the other land on the condition that it can never be used for industrial purpose so as to protect the agricultural land from pollution. Such condition is attached with the land. So whoever is successor of the land has to abide by it. Such are called restrictive covenants and all successors are bound to it. इसका मतलब हम एग्जांपल लेते हैं, एक मिनट, ए और बी है, ए ने एक लैंड सेल करी, बी को बी बायर है, और वो कंडीशन ये थी कि लैंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। ए ने लैंड बेच दी, एग्रीमेंट ए और बी के था, और लेटर ऑन व्हाट हैपन, ए की डेथ हो गई, तो ए का सन ये एग्रीमेंट बी एनफोर्स कर सकता है अगर लेटर ऑन बी started using the land for that industrial purpose, then son being the successor can go to the court, restrict the B, that पापा और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि बी ये लैंड को इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं करेगा, बट अब वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, तो कोर्ट प्लीज़ आप इसको रेस्ट्रिक्ट कीजिए, ही कैन नॉट यूज़ दैट लैंड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। इसको हम रीड करते हैं, द पर्सन हु परचेजेस द लैंड with the notice that owner of the land is bound by certain duties affecting the land. The covenant affecting the land may be enforced by the successor of the seller. आपको फिर ये लाइन रीड करने में तकलीफ आ रही है, आराम से बोलता हूँ, द पर्सन हु परचेज द लैंड, बी हु परचेज द लैंड with the notice that owner of the land is bound by certain duties affected the land. द कोविनेंट अफेक्टिंग द लैंड, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया था, इस एग्जांपल को मैं और मॉडिफाई करता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, ए और बी ने लैंड बेची, बी ने वो सब्सिक्वेंट लैंड किसको बेच दी, सी को बेच दी। अब यहाँ पे जो एग्रीमेंट ए और बी के बीच में हुआ था कि लैंड विल नॉट बी यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस,
और वो सी ने उसको बी ने वो ज़मीन सी को बेच दी। इन दैट सिनेरियो ऑल्सो अगर वो सी उस लैंड को इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ करता है देन ए कैन गो टू द कोर्ट, उसको प्रिवेंट करा जाए। तो यहाँ पे ये वाला एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने बताया ये ले रहा है बी हु परचेज द लैंड। ज़्यादा बी नहीं बोलता, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ सी हु परचेज द लैंड with the notice that owner of the land B is bound by certain conditions, then that condition of the land may be enforced by the successor of the seller। तो यहाँ पे जो ये सक्सेसर है ए या वो खुद इस कंडीशन को एनफोर्स कर सकता है। तो सिंपल सा इस लाइन को दोबारा से बोलूँ, ए ने कुछ ज़मीन बी को बेची विद द कंडीशन कि बी इसको इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं करेगा। बी ने वो लैंड सी को बेच दी। नाउ सी इज बाउंड बाय दैट कंडीशन। इन इफ लेटर ऑन सी uses that land for industrial purpose, then A can enforce then A can go to the court preventing the C even though agreement B और C के बीच में हुआ है। तो आप ये पॉइंट समझ लीजिए, लैंग्वेज अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे कोई इशू नहीं है। तो अब आप ये समझेंगे कि मॉड्यूल में कंसिडरेशन के चैप्टर में हमने तीन चीज़ें सीखी फ्रेंड्स। एक हमने सीखा कंसिडरेशन की डेफिनेशन, कंसिडरेशन टू बी वैलिड, व्हाट आर द कंडीशन, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ कंसिडरेशन, जो हमने प्रीवियस वीडियो में करा था। आज के वीडियो में फ्रेंड्स हमने सीखा इन व्हाट सिनेरियो दैट एग्रीमेंट इज वैलिड इवन इफ देयर इज अ नो कंसिडरेशन, एंड व्हाट इज द थिंग विच इज कॉल्ड अ प्रिविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और उस डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की क्या एक्सेप्शन है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इस पॉइंट के जो आज पॉइंट डिस्कस करें इसमें नॉलेज गेन हुई होगी। Hence, my sincere request, please do subscribe my channel. Thank you.